सोचिए, एक भेड़िया हो और पैदा होते ही उसे भेड़ों में पलने के लिए छोड़ दिया जाए और कभी कोई उसे ये बताए ही ना कि वो भेड़िया है, तो वो खुद को क्या कहेगा? यकीन माने वो खुद को भेड़ ही मानकर ज़िंदगी जिएगा। मुझे लगता है कि इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ है। नेचर तुम्हें फ़र्द के तौर पर भेजती है, मगर तुम भीड़ बन जाते हो। ये जो तुम्हारी अना है, जिसे तुम अपना आप कहते हो, जिसे तुम पर्सनैलिटी कहते हो, शख्सियत कहते हो, ये भीड़ की देन है, ये भीड़ का तोहफ़ा है। तुम जिसे मैं कहते हो, वो मैं समाज, सोसाइटी तख्लीक करती है। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा जहन, तुम्हारी अना, इन सब की मालिक भीड़ है, इर्द गिर्द है, मुआशरा है, माहौल है। अब तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद भीड़ पंजाबी, गुजराती, पश्तो, पोटोहारी बोलती है, तो तुम्हारी ज़बान भी वही हो जाती है। इसी ज़बान के हवाले से फिर ख़ुद को पंजाबी, गुजराती, पश्तून, पोटोहारी कहते हो। इसी ज़बान के ज़रिए से ही अपने और इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के बारे में तुम सब कुछ जानते हो, फिर इसी जाने को बताते और बोलते रहते हो। हत्ता कि खुदा का भी ज़िक्र करना हो तो इसी ज़बान में करते हो जिस ज़बान को सुनना और बोलना तुमने सीखा है। उससे भी राब्ता करना हो तो इसी ज़बान में कम्युनिकेट करते हो। भीड़ का एक मज़हब होता है, उस मज़हब को अपना मज़हब मान लेते हो। इर्द गिर्द हिंदू तो तुम कहते हो मैं हिंदू, इर्द गिर्द मुसलमान तुम कहते हो मैं मुसलमान, इर्द गिर्द ईसाई तो तुम कहते हो मैं ईसाई। और फिर कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, वो ख़ुद को सुप्रीम मानता है, ख़ुद को हक़ पर मानता है, और ये भी तुम्हें भीड़ सिखाती है। मज़हब रास्ता है जिस पर ज़िंदगी चल रही है। मज़हब नेचर के काम करने का फार्मूला है। रास्तों पर आँखें खोल कर चलो तो ही मंजिलें मिलती हैं, और जो आँखें खोल कर ज़िंदगी के रास्ते पर चल रहा है वो मेरी नज़र में मजहबी है। तुम उस रास्ते पर आँखें बंद करके चलो तो भीड़ के साथ दौड़ रही भेड़ हो और कुछ नहीं। हाँ, जाग कर चले, ज़िंदगी को जाग कर जिया, होश से जिया, बेदारी से जिया, कॉन्शियसली जिया, अवेयर होकर जिया, तो फिर तुम मज़हब से एक और सतह पर जुड़ते हो, वो सतह जिस पर सूफ़ी मज़हब से जुड़ता है। भीड़ का मज़हब तुम्हारा मज़हब हो ही नहीं सकता, वो तो बस एक नाम है जो तुमने भीड़ से सुनकर अपना लिया है। जैसे तुमने पंजाबी पश्तून का लेबल मान लिया, जैसे गुज्जर, अराई, राजपूत, बलोच, पश्तून का लेबल अपना लिया, जैसे कौमियत अपनाई। तुम्हारे इर्द गिर्द भीड़ पढ़ी लिखी थी, तुम भी पढ़े लिखे होगे। इर्द गिर्द भीड़ अनपढ़ गरीब है तो तुम भी वही हो गए। जो भी तुम खुद को समझते हो, इस सब को सोचना, वो सब भीड़ की इनायत है, वो तुम्हारी कमाई है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारी अना, मैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी भीड़ की इनायत है। ये तुम्हारी ज़िंदगी के तजर्बों से निकला कोई ज्ञान नहीं है, ये बस सीखा हुआ है। तोते की तरह तुमने कुछ चीज़ें रट ली हैं और भैंस की तरह उनकी जुगाली कर रहे हो, और भेड़ों के रेवर की तरह चले जा रहे हो। जो तुम्हारा रियल सेल्फ है वो खुदा का अता करता है, वो ज़िंदगी का तोहफ़ा है, वो किसी भीड़ ने नहीं बनाया है। उसको कोई समाज नहीं जानता, उसका कोई जिस्म नहीं, उसका कोई माइंड नहीं। वो ज़िंदगी को अलग ही ढंग से तजर्बा करता है, उसमें समाज का कोई अमल दखल नहीं होता। इसको यूँ समझो, एक शख्स है, उसको तुम देख रहे हो, दुनिया भी देख रही है कि वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस पर जो बीत रही है उसको सिर्फ वही जानता है। हो सकता है वो मुस्कुरा रहा हो मगर अंदर से बहुत दुखी हो। तुम
خود نہیں دیکھتے کہ تم پریشان بیٹھے ہوتے ہو۔ بچہ آ کر ہنستا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگ پڑتے ہو۔ تمہارا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، باس آ گیا، تم کام میں جت گئے۔ وہ جو اندر بیٹھا تم ہے، اس پر اس بھیڑ کا، اس سماج کا، اس معاشرے کا کوئی بس کبھی نہیں چلتا۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے جسم پر۔ تم مسلمان ہو اور ہندوؤں والا لباس پہن کر باہر نکل آئے تو بھیڑ تم پر اپنا زور چلائے گی۔ تم ہندو ہو اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو مسجد مندر کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے ایکشنز پر، تمہارے ظاہر پر۔ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس پر بھیڑ کا بس چلتا ہے۔ تمہاری زندگی کے تجربے پر بھیڑ کا کوئی بس نہیں ہے۔ باتھ روم میں تم کھل کر گا سکتے ہو، لیکن محفل میں تمہیں گانے کے لیے کہا جائے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ تمہارے سارے ایکشنز بھیڑ کو سامنے رکھ کر طے ہوتے ہیں، محفل کو سامنے سوچ کر ترتیب پاتے ہیں۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہاری سوچوں پر۔ ارد گرد ماحول سے حاصل شدہ حسی معلومات وہ ڈیٹا ہے جن کی جمع تفریق سے دماغ سوچوں کی پوری دنیا تراشتا ہے۔ مثال کے طور پر تم پاکستان میں ہو اور گلی میں کسی اسکرٹ پہنی لڑکی کو دیکھا تو تمہارے تھاٹس ہوں گے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ کیا دور آ گیا، ہائے ہماری ثقافت لٹ گئی، اور ایسی ہی کئی اور سوچیں۔ لیکن اگر تم امریکہ میں ہو تو اسکرٹ پہن کر گزرنے والی لڑکی ایسی کوئی بھی سوچ تم میں پیدا نہیں کر پاتی، بلکہ وہاں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہاں برقعے میں کوئی لڑکی مل جائے تو امریکی اپنی روایات، اپنی ثقافت کے لٹ جانے کا ماتم منانا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارا جسم، تمہارے عمل، تمہارے تھاٹس، یہ سب بھیڑ کے ہیں، یہ سب سماج کے ہیں، یہ سب معاشرے کے ہیں، سوسائٹی کے ہیں۔ اس لیے تم جسم، سوچوں، ایکشنز کو ہمیشہ اپنی سوسائٹی کے معیار کے مطابق ڈھالتے رہتے ہو۔ اسی سوسائٹی کے مروجہ معاشی، سماجی، سیاسی ڈھانچوں کی خدمت کرتے مر جاتے ہو۔ سماج کی سوچ ہے کہ دولت مند ہونا اچھا ہے اور غریب ہونا برا۔ تم تمام عمر کیا کرتے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگتے ہو اور غربت سے دور۔ سوسائٹی سوچتی ہے کہ مذہبی ہونا اچھا ہے اور غیر مذہبی ہونا برا۔ تم ساری زندگی نیکی کی ایکٹنگ کرتے گزار دیتے ہو۔ اپنے بچپن میں جب ہم نمازیں پڑھنے جاتے تھے تو اگر اس وقت مسجد میں ہمارا باپ یا استاد یا کوئی اور بزرگ ہوتا تھا تو ہماری نماز میں خضوع و خشوع کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا تھا، لیکن جب ہم اکیلے پڑھتے تھے تو 1 منٹ میں نماز سے فارغ۔ اب اس نماز کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بھیڑ سے اس کا لینا دینا تھا۔ سماج میں قبولیت یا عدم قبولیت سے اس کا لینا دینا تھا۔ سوسائٹی کہتی ہے کہ اچھا مرد یہ ہوتا ہے، سارے مرد وہی ایکٹنگ کرتے گزر جاتے ہیں۔ سوسائٹی کہتی ہے اچھی عورت یہ ہوتی ہے، ساری زندگی عورت خود اپنا گلا گھوٹتے گھوٹتے مٹ جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ انا کے طور پر زندگی کا جو تجربہ تم کرتے ہو وہ تمہارا تجربہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سماج کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور سماج کیا ہے؟ محض ایک تھاٹ، ایک آئیڈیا، ایک آدرش۔ اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں، یہ صرف تمہارے ذہن میں موجود ایک تصور ہے۔ یہ کوئی آفاقی اصول نہیں، یہ ہے تمہاری انا کے رہنے کا ڈھنگ۔ دوسرا طریقہ ہے سیلف۔ وہ اپنی ہی دنیا جیتا ہے، چاہے انا جتنی بھی ہیوی ہو جائے، پرسنالٹی کوہ ہمالیہ جیسی اونچی ہو جائے، طاقت فرعون سے بھی زیادہ آ جائے، حکومت سکندر سے بھی بڑی مل جائے، تو بھی اس کے کام کرنے کا طریقہ اپنا ہی رہتا ہے۔ تم باہر بیٹھ کر جتنا بھی کھلکھلا کر ہنستے رہو، اگر یہ اداس ہے تو اندر کی اداسی نہیں جائے گی۔ باہر کا کوئی ایکشن اس سیلف کو چھوتا نہیں، کوئی تھاٹ فارم اس پر اثر نہیں کرتی۔ بادل پورا آسمان چھپا دیتے ہیں، سورج کو چھپا دیتے ہیں، نقلی آسمان بن جاتے ہیں، مگر وہ آسمان پر ذرہ بھر بھی اثر نہیں ڈال سکتے۔ بالکل ایسے ہی آپ کی روح
थॉट्स एक्शन के बादलों में छुप सकती है। आपके सेल्फ की आवाज़ बाहर के शोर में दब सकती है, मगर ये उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अना बादल है, सेल्फ आसमान है। सेल्फ तक पहुंचने के लिए बस बादल हटने काफ़ी हैं। ये जान लिया जाना काफ़ी है कि ये बादल हैं, आसमान तो इसके पीछे है। बादलों को मिटाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस ये अवेयरनेस काफ़ी है कि बादलों के पीछे आसमान मौजूद है। मैं को भी मिटाना, बर्बाद करना नहीं होता। जो एक्शन की तुम्हारी दुनिया है उससे भागना नहीं होता। दिमाग को थॉट्स से पाक नहीं करना होता। बस ये जान लेना काफ़ी है कि मैं, ईगो, अना बादल है और बादलों के पीछे एक और मैं का आसमान है, जो एक है, जो कुल है, जो वाहिद है, जो हकीकत है, जो रियलिटी है। बादल घने हो सकते हैं, बादल छदरे हो सकते हैं, दूधिया, हल्के, भूरे, स्याह, सफ़ेद हो सकते हैं, मगर आसमान का रंग हमेशा एक रहता है। अनाएँ भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर अना के पीछे जो आई एमनेस का आसमान है वो हमेशा एक ही हालत में रहता है। वो आपको नज़र आए ना नज़र आए, बस ये वहम काफ़ी है कि वो मौजूद है। सूफ़ी जिस मैं को मिटाने की बात करते हैं, वो ये नहीं होता कि उनका जिस्म नहीं रहता, या वो कोई एक्शन नहीं करते, या उनके जहन में कोई थॉट पैदा नहीं होता, या वो अपनी अपनी फैमिली और सोसाइटी की ज़रूरतों से बेखबर हो जाते हैं, बल्कि उसका बस इतना मतलब है कि वो अना को बादल समझते हैं और उनमें ये शऊर हर वक्त हाजिर रहता है कि बादलों के पीछे उनकी आई एमनेस का आसमान मौजूद है। सूफ़ी किसी के दुख में दुखी होता है, बीमारी से बचने की कोशिश करता है, लोगों की फलाह के लिए काम करता है, उनको मशवरे देता है, वो सब करता है जो एक डॉक्टर बतौर डॉक्टर करता होगा, जो एक मुशीर बतौर मुशीर करता है, जो एक वकील बतौर वकील करता है, मगर वो इस रियलिटी को कभी पसे पुष्ट नहीं डालता कि ये सब आर्जी है, ये सब मिट जाने वाला है, ये बस झील की सतह पर उठ रही लहरें हैं, ये सब बस आई एमनेस के आसमान पर छाए बादल हैं। मैं को मिटाने का ताल्लुक़ किसी ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी से नहीं कि महल छोड़ दिया और जंगल में जाकर कुटिया बसा ली। यह ऐन मुमकिन है कि कोई महल छोड़कर जाए और जंगल में कुटिया बना ले, मगर उसकी मैं न मिटे, बल्कि और भी मजबूत हो जाए। हो सकता है वो कुटिया में बैठा सारा दिन इस बात पे सोचता रहता हो कि ये दुनिया वाले कितने अहमक हैं, अपने छोटे छोटे घर नहीं छोड़ सकते, मुझे तो देखो मैं महल छोड़ कर आ गया। अब इसकी अना महल में रहने वाले शख्स की अना से कहीं बड़ी हो गई है, क्योंकि वहाँ भी वो बादलों से जुड़ा था और यहाँ भी वो बादलों से जुड़ा है। बस वो बादल सफ़ेद था या सियाह है और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो सूफ़ी नहीं हो गया।